रिस्पेक्ट का मतलब इंसान को इंसान समझना है। टू आस्क अ मैन टू लीव हिज फैमिली is cruelty. To ask a woman to leave her family is not cruelty. Ladies की rights को जेंट्स को जानना ज्यादा जरूरी है. Ignorance of law is of no excuse. कानून मान के चलता है कि हमने कानून बना दिए हैं. नोटिफिकेशन होता है, गैजेट में नोटिफाई किया जाता है. नोटिफाई का मतलब आपको सबको पता होना चाहिए. और अभी रिसेंटली एक मदर के खिलाफ केस गया था कोर्ट में कि मदर ने क्यों नहीं रिपोर्ट किया जब उनको पता चला कि उनकी लड़की का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है. कोर्ट always values the right of the child कि divorce is happening between only husband and wife, not with the children. बच्चों को आप देते रहो, वाइफ को देंगे कि नहीं देंगे वो देखते हैं. तो आप हमें बता दो कि आप लिव इन रिलेशनशिप बना रहे हो, कंसेंशुअल है ये. कल को रेप का केस कि आपने मैरिज का प्रॉमिस किया. मैंने ही 3-4 केसेस ऐसे डील किए हुए. मैरिज का प्रॉमिस किया, मेरे संग रिलेशनशिप बनाए कि हम शादी करेंगे ना, हम तो शादी करेंगे ना. उसके बाद आपने शादी नहीं की, धोखा दे दिया. तो ये राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल भावनामृता. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट आप सबके लव और सपोर्ट के लिए. आज हम बात करने वाले हैं विमेन राइट्स के ऊपर, जो कि एक विमेन के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट सोसाइटी को भी जानना है. और ये सब बातें आज हमसे शेयर करेंगी एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव. शी इज द फाउंडर ऑफ AS लीगल वर्क्स. उन्हें 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इन लीगल एडवाइजरी एंड लिटिगेशन. लॉट्स टू लर्न, नो योर राइट्स. एंजॉय द पॉडकास्ट. नमस्कार अनुभा जी, and welcome to our podcast. We are very happy to have you here. Thank you so much for calling me, Namrata. आपने बताया था कि आपने पहले क्रिमिनल केसेस हैंडल किए थे, उसके बाद आप फैमिली कोर्ट में आई. हाँ, मैंने हर तरह के केसेस हैंडल किए हुए हैं. एक्चुअली जो मेरे पहले सीनियर थे वो लेबर लॉज में करते थे. और उनसे काफ़ी सारा, और लेबर्स की तरफ से वो कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह सब समथिंग लाइक दैट ही बिलोंग टू, एंड ही यूज्ड टू डू लेबर लॉ मैटर्स. तो वहाँ से मतलब उनके साथ हमें 1 साल का इंटर्नशिप करना होता था उन दिनों. तो वो किया मैंने, लेबर लॉज. फिर मैंने काफ़ी क्रिमिनल मैटर्स भी असिस्ट किए हुए हैं. और फिर 1-2 क्रिमिनल मैटर्स मैंने अपने आप से भी किए हुए हैं, थोड़े हाई मतलब वो जो हीनियस क्राइम्स वाले क्रिमिनल मैटर्स. और फिर फैमिली कोर्ट के मैटर्स तो आप लेडी हो तो आपके पास वैसे भी आ जाते हैं, एंड यू जस्ट अडेप्ट टू इट वेरी इजीली. तो फैमिली कोर्ट के काफ़ी मैटर्स किए हुए हैं, करती हूँ मैं. और हाई कोर्ट में आप तो काफ़ी रिट पिटिशंस वगैरह हैंडल करती हूँ. तो आप जब फैमिली कोर्ट के केसेस हैंडल करती हैं तो वो तो कई बार बहुत इमोशनल भी हो जाता होगा. क्लाइंट्स जनरली फैमिली मैटर्स इमोशनल मैटर्स ही रहते हैं. तो आप उन सबको कैसे डील कर पाती हैं, क्योंकि उसमें थोड़े आपको अपने भी घुसना पड़ता होगा, अंडरस्टैंड करना पड़ता होगा, उनके इमोशंस भी समझने पड़ते होंगे. तो फिर आप कैसे डील कर पाती हैं इनको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नम्रता आपने. फैमिली कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के मैटर्स में आप एक तो मैट्रिमोनियल डिवोर्स वगैरह लोग समझते ही हैं. एक गार्जियंस एंड वार्ड्स केसेस होते हैं जिसमें बच्चों की कस्टडी की बात होती है. और फिर हमारे पास वही मेंटेनेंस, वाइफ को मेंटेनेंस वगैरह. तो वही जो भी फैमिली कोर्ट के मैटर्स, ये नीश मैटर्स हैं. तो यही मैटर्स आते हैं. और उसमें नेचुरली जब फैमिली है तो उसमें इमोशंस इन्वॉल्व है. तो उसके लिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना हुआ है अलग. और फैमिली कोर्ट्स एक्ट में काफ़ी सारे प्रोसीजर लॉ के काफ़ी रिजिड होते हैं. तो ऐसे ही करना है, 3 महीने में ये फाइल करना ही करना है. अगर ट्रायल बिगिन हो गया तो उसके बाद आप कुछ और मीडिएशन नहीं कर सकते या कुछ और नहीं कर सकते, या बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल लॉज में डिफरेंटली एक्ट होती हैं. लेकिन फैमिली कोर्ट के पास पावर्स बहुत सारे दिए गए हैं, बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं. वो पहली बात तो आप कोई डिवोर्स केस फाइल करते हैं जब, तो वो तुरंत आपको मीडिएशन में भेजा जाता है कि पहले आपने अपने आपस में पहले बातचीत करो. तो आप कहते हो नहीं, हम बातचीत करके आए हैं, हमें ऐसा हमारे बीच में मीडिएशन नहीं हो सकता इसीलिए हम आए हैं. कंपल्सरी मीडिएशन है, कोर्ट असिस्टेड मीडिएशन है, उसमें कोई पैसे नहीं लेता कोर्ट. 100 रुपीज की कोर्ट फी भरते हो आप, उसमें आपका पूरा मैटर चलता है, जो आप कभी कभी 10-15 साल भी खींचते हो. राइट. तो कोर्ट उसमें कोई पैसे नहीं लेता है. कोर्ट असिस्टेड मीडिएशन होता है और उसमें मीडिएटर कोशिश करता है कि आप
अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है तो उसको म्यूचुअल कंटेस्ट डिवोर्स में, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ओके कि आप लोग आपस में कर लो भाई। जब डिवोर्स तक बात पहुंच गई, आप लोग जी, कोर्ट तक आ गए, जी या तो आपस में हो सकता है कोई गलतफहमियां हो जी तो उनको आप रिजॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, जी और नहीं तो फिर ये होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लो भाई, ओके एक दूसरे की लाइफ क्यों खराब करना। जी लेकिन फिर भी कई बार ईगो प्ले करता है, वो इमोशन है ना वो राइट तो वो प्ले करता है और कंटेस्टेड में आते हैं। लेकिन फैमिली कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज करता है, एक्नॉलेज करता है। तो आपने कहा कि कई बार 10-10 12-12 साल भी केसेस खिंच जाते हैं 22 साल 22 साल भी खिंच 22 साल भी खिंचे हुए हैं डिवोर्स केसेस डिवोर्स के केस, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो अब तो वो अलग नहीं हो पा रहे हैं, साथ रह नहीं पा रहे हैं, तो उनको इतना खींच के कुछ क्या फायदा क्या होता है ऐसे केसेस में? क्या फायदा होता है वो तो शायद वही बता सकते हैं, हम लोग सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। उसमें क्योंकि होता है मैक्सिमम, मैं क्यों आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है ना, लोगों की धारणा कि यार लॉयर ऐसा कर रहा है, ये उसे अपनी फीस चार्ज करनी है, मतलब सारे ब्लेम वो लॉयर पे आ जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। भगवान ऐसे कोई प्रोविजंस ले आए कि लॉयर्स ही केस खींच ले जाएं, ऐसा होता नहीं है। जी और लॉयर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता फैमिली केसेस में, खास तौर से ओके कि किसी का केस खींचता रहे, हमें पैसे मिलते रहे, ओके क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग राइट एंड वी कैन सी हाउ पीपल आर सफरिंग, बट सम क्लाइंट्स कम टू अस एंड दे से मैडम कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, Oh. लेकिन मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी और मैं सबक सिखा के रहूंगी। ठीक है, तो अब यह है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि बच्चों की बात आती है, मैं हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में मुझे लगता है कि अगर आपको लॉ में प्रोविजंस मिले हुए हैं और आपको हक है किसी चीज का, और अगर आप खींचना चाहते हो मान लो, तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी तो कोई और करेगा, राइट राइट। तो मैं तो आपको सिर्फ आपको चॉइसेस दे सकती हूँ, जैसे भगवान ने हमें भी लाइफ में चॉइसेस दिए हुए हैं, राइट, कि आप चाहो तो इस रास्ते चलो, चाहो तो इस रास्ते चलो, राइट जिस भी रास्ते चलोगे आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। तो एक अच्छा लॉयर बताता जरूर है कि देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा कि वो परेशान थी अपने हस्बैंड से, ठीक ही परेशान थी। आपने थप्पड़ मूवी में भी ऐसा देखा होगा, जी उसमें वो कहते हैं ना एक थप्पड़ मारा, हाँ। तो लॉयर भी थोड़ी बैफिल्ड है कि भाई एक थप्पड़ मारने से क्या कहूंगी मैं कोर्ट में, राइट क्योंकि कोर्ट में आपको बहुत बताना पड़ता है थोड़ा सा समझने के लिए, ओके कोर्ट को समझाने के लिए। जी जी ऐसे इसमें कोर्ट की भी गलती नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे फेक केसेस वो देखते हैं कि दे वांट टू बी श्योर कि ऐसा ही हुआ है। तो जब एक लेडी मेरे पास आई, उसने कहा कि मैंने पूछा मारता है, नहीं मारता नहीं है, ऐसे पैसे से परेशान करता है, नहीं घर चलाने की तो देता है ना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ, मेरे कोई प्यार नहीं रह गया है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, और मुझे नहीं रहना उसके साथ, और जब देखो तब अपनी मम्मी और बहन से ही बातें करता है, या जो भी इस तरह की जी जी अजीब सी उसकी तकलीफें थी। तो मैंने कहा कि फिर हम क्या, मतलब बोले हम फिर यही कहेंगे क्या डायपर वगैरह के पैसे देता है, हाँ डायपर के पैसे, डायपर मैं बोल देती हूँ फोन पर, तो वो ऑफिस से लौटते समय ले आता है, बच्चा नया हुआ था उसका। मुझे अलग होना है मैम, आप चाहे जो केस डाल दो, मारने पीटने का डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो मैंने पहली बार मैंने किसी क्लाइंट को बोला कि मैं ऐसा केस नहीं लेती, शायद आपको जिसने भी मुझे रिकमेंड किया है, यूजुअली रिकमेंडेशन से लोग आते हैं, तो मैंने कहा जिसने भी आपको रिकमेंड किया है उसने बताया नहीं होगा, लेकिन मैं फेक केसेस तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती, बिल्कुल भी नहीं। आपकी बात को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए मैं थोड़ा सा उसको बता सकती हूँ कोर्ट को, द ग्रेविटी ऑफ योर फीलिंग्स। जैसे थप्पड़ मूवी में एक थप्पड़ पे कोर्ट भी पूछेगी कि एक थप्पड़ पे मतलब कैसे हम बोले, हाउ मच वायलेंस। सो व्हाट आई हैव टू शो इज आई हैव टू शो इमोशनल वायलेंस, this how emotionally it has impacted my client. It is not for that one physical violence activity that I am coming to the court for. I am coming to the court for breakdown of the marriage by the very fact कि मेरे ऊपर इतना इमोशनल इसका फर्क पड़ा। मैंने तो अपना सब कुछ दिया, आपने पूरी पार्टी में के सामने आपने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और आप सोचते हो कि मैं बिना आपके सॉरी कहे भी आपको माफ कर दूं। सिर्फ आप नहीं सोच रहे हो, the whole family, the whole society, my brother, my sister, my mother-in-law, my father-in-law, everybody is thinking कि इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई,
एक ही थप्पड़ तो था। हाँ, एक मैं थप्पड़ मूवी के बारे में बता हाँ, रही हूँ वही मैं बोल कि रही हूँ। हाँ, कि उसमें मुझे केस बनाना, जब मैं केस बनाऊंगी, मैं इमोशनल क्रूएलिटी का केस बनाऊंगी कि मुझे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अननेसेसरली आप ये नहीं कि जब देखो तब थप्पड़ मार देता है, क्योंकि आप प्रूफ तो कुछ कर नहीं पाते हो कोर्ट में, तो झूठे इल्जाम नहीं लगाने। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि आपको बुरा लगा, सच बोलो, सच में बहुत पावर है। सच को कैसे ठीक से बोलना है जिससे कि कोर्ट को समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हो। कई बार यू आर एट योर राइट, जैसे आप ट्रैफिक में भी क्या होता है, दूसरी गाड़ी को हमने टक्कर मार दी, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि गाड़ी को टक्कर मेरी गलती से नहीं, आपकी गलती से लगी है, राइट? तो उसमें भी आपको दिखाना पड़ता है मैं कैसे आ रहा था, मैं लेफ्ट से जा रहा था, आप राइट से आ रहे थे, आप लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रीजंस। तो इमोशनल मैटर्स तो होते हैं, उसको बहुत ही सेंसिटिवली टैकल करना चाहिए, करती हूँ मैं। और मैंने साइकोलॉजी में कोर्स किया, काउंसलिंग पे 1 साल का मैंने कोर्स किया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता था कि एक तो मैं भी अफेक्ट होती थी, सभी लॉयर्स, हम फैमिली लॉयर्स बात करते भी हैं कि अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि कई बार तो क्लाइंट्स अपनी स्टोरी बताते हैं, इतनी सैड स्टोरी होती है कि मुझे मन करता है कि मैं गले लगा लूं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते प्रोफेशनल कैपेसिटी में। तो लेकिन हमें फील होता है, क्योंकि हमारे पास भी बहनें हैं, हमारे पास, हम खुद भी एक वाइफ है, मैं एज अ वुमन एक वाइफ हूँ, एक बहन हूँ, एक परिवार में हम सभी रहते हैं, तो पारिवारिक कहानियां सुन के हम सब इमोशनली इफेक्ट होते हैं। लेकिन हम एज अ लॉयर, हमारी ड्यूटी ये है कि आप जिस काम के लिए मेरे पास आए हो, मैं वो आपको रिजोल्यूशन दूं, और सही रिजोल्यूशन दूं, जिससे कि आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कम हो। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, उनको मैंने बोला भी कि आप इसको रिजॉल्व कर लो, और इसमें आप देर तक खींचोगे तो ये बहुत दूर तक खींचेगा। उसने मुझे अभी रिसेंटली कॉल करके बोला, मैम मैं बिल्कुल रेडी हूँ उसको खींचने के लिए, जितना भी खींचे मैं खींचने को रेडी। तो मुझे आपकी बात से ये समझ में आ रहा है, इन सम केसेस दे डोंट वांट टू रिजॉल्व इट, उनको चाहिए कि मैं सामने वाले को, शायद मैं ज्यादा हैरेस हुआ हूं या हुई हूं, तो मुझे वही मेंटल हैरेसमेंट इसको भी फील कराना है। मेरी वो बदले की भावना जैसे भी रहती है, बदले की भावना ये कि क्योंकि लेडीज को बहुत सारे राइट्स हैं फैमिली कोर्ट में, तो कई सारी लेडीज तो सिर्फ अपनी, देखिए होता क्या है, मुझे हमेशा ये बात की समझ आ गई है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। ये बात जरूर है कि कौन ज्यादा सरपास कर जाता है, हद को पार कर जाता है। जैसे वाइफ को आप शादी करके ले आए, आपको लगता है अब तो शादी करके आ गए, अब ये घर में अपना निपटे सब चीजों से, मैं बाहर चला, मैं अपने दोस्तों के पास चला, मैं अपना जो भी मुझे मन करेगा मैं अपना करता रहूंगा, तुम मम्मी के पास बैठो, तुम्हें मम्मी से बात कर। लव मैरिजेस में होता है, लव 7-7 साल की लव मैरिजेस मतलब जिसमें वो साथ रह चुके हैं, वो शादी के बाद डिवोर्स के लिए आ जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद आपको लगता है कि यू ओन द पर्सन। ओन एक होता है ओनरशिप, जिसमें कि बिलोंगिंग की फीलिंग होती है, यू बिलोंग टू मी, आई बिलोंग टू यू। एक फीलिंग ये होती है कि ओनरशिप है ना, तो मैं चाहे जैसे रखूं, तुम तो यही रहने वाली हो। तो वाइफ पे ध्यान देना बंद, वाइफ की ड्यूटीज बताना शुरू, कि अब तुम मम्मी के संग बैठो। जैसे मान लीजिए आप दोनों लोग राजस्थान, आपका ससुराल राजस्थान में है, आप दोनों लोग राजस्थान गए, आप तो ससुराल है वो, क्योंकि तो हस्बैंड का घर है, वहां पर फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है। हस्बैंड निकल गया सुबह, वो रात में आ रहा है, वाइफ घर में बैठी हुई है, ना तो आपने उसको शहर घुमाया, और ना आप उसको अपने साथ कहीं ले जा रहे हो, वो तो शादी करके राजस्थान गई है। कई बार ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं जो अपने ससुराल वाली शहर को कभी घुमा ही नहीं, क्योंकि उनको कभी दिखाए, बाहर ले ही नहीं गए। हम लोग यहाँ आए हैं 10 दिनों के लिए आए, मान लीजिए यूएस से वापस आए, तो तुम यहाँ मम्मी के साथ रहो, मम्मी के पास भी तो कोई बैठना चाहिए। तो मैं नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तुम क्योंकि आई ओन यू, राइट, तो तुम मेरी एक्सटेंशन हो, तुम यहाँ घर में बैठो। इससे लड़कियों के मन में क्या है, एक डिप्रेशन और डिजेक्शन और फीलिंग ऑफ बीइंग यूज्ड आने लगती है, तो वो लड़कियां लड़ने लगती हैं। तो जब लड़ेंगी तो आप लोग सारा फैमिली मिलके उसको ब्रांड करेगा कि ये लड़ने वाली टाइप की है, ये परिवार के संग घुल मिल नहीं रही है। कितने ही पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं, एक तो पेरेंट्स क्यों आते हैं पता नहीं है, लॉयर्स के बाद, ये फैमिली हमारे इंडिया में फैमिली स्ट्रक्चर है हमारे ऐसे, पूरा परिवार नेचुरली शादी में इन्वॉल्व होता है, तो पूरा परिवार डिवोर्स में भी इन्वॉल्व होता है।
तो मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं। तो पेरेंट्स के फैमिली में घुलने मिलने वाली लड़की नहीं है मैडम, वो हमारे पास बैठती नहीं है, हमारी इज्जत नहीं करती। ये लोग पहले अफेयर चला चुके हैं, हाँ। और जब शादी हो जाती है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और मैंने अब इस बारे में आपने बोला तो मैं और पॉइंट बोलती हूँ, अगर सेम शहर के भी हैं हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अब लड़का लड़की तो जा रहे हैं ससुराल, और ये लड़की की फैमिली से भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि पहले तुम ससुराल जाओगी हाँ, बिल्कुल, फिर मायके आओगी। बिल्कुल। और कितनी बार होता है ना कि ससुराल वालों का भी, मैं ये गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कितनी बार एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं अब तुम 10 दिन के लिए आई हो तो हमारे ही साथ रहो। तो उस बिल्कुल। लड़की की भावना कोई नहीं समझता कि वो अपनी घर भी जाके कुछ दिन रहना चाहती है अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो तो दोनों के पेरेंट्स के साथ नहीं रह रही है। एब्सोल्यूट। तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर वो रिवोल्ट कर जाए कि नहीं मैं अपने घर जाऊंगी, तो वो फिर बुरी हो जाती है। वहीं से बात बढ़ती है। फिर क्या होता है, फिर सास भी ताने देती है, हस्बैंड भी देता है, क्योंकि Right. सास हस्बैंड को बोलती है तुम भी नहीं रहते, ये भी नहीं रहती, तो तुम लोग यहाँ आते ही क्यों। राइट। मतलब मैं आपको बता रही हूँ नम्रता कि सभी फैमिलीज में डायलॉग इतने सिमिलर हैं कि कई बार तो हमारे पास तो एक टाइम पे 5-5 6-6 केसेस होते हैं जो कि सिमिलर एंगल्स पे हैं, है ना। लड़के के केसेस आएंगे तो सिमिलर बातें, लड़कियों के केसेस आएंगे तो सिमिलर बातें। तो जब लड़कियां हमें कुछ बताती होती हैं तो हम उनको बताते हैं फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा कहा, उसमें ऐसे कहा। और हम बाद में कोई क्लाइंट फोन करेगी, मान लो कई बार तो क्या होता है लोग आते हैं डिस्कशन करके चले जाते हैं। भाई फैमिली मैटर्स में कोई इतना तो डिसीजन वाला कोई उसमें है नहीं कि नहीं डिसीजन लेना है, आज नेगोशिएट किया कल हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लोग सोचते हैं, परिवार में विचार होता है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं। कई बार 6-6 महीने बाद, 1-1 साल बाद क्लाइंट वापस आता है कि मैम आपको याद है मैं आपके पास उस टाइम आई थी, ऐसे से होता है। मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि एक ही स्टोरी, हर घर की एक ही स्टोरी। तो हाउ विल दिस स्टोरी चेंज, वेयर इज इट गोइंग टू चेंज। मुझे सीरियसली ये अभी ये सब बात निकला तो जनरली तो होता नहीं है, बट ये बात निकला तो मैं बोलना चाहूंगी, अगर इंस्टेड जैसे लड़की जब बड़ी हो जाती है तो माँ उसको अपनी फ्रेंड मान लेती है कि ये मेरी फ्रेंड है, तो उनके बीच में तालमेल बैठ जाता है, क्योंकि लड़कियां भी फिर सारा कुछ शेयर करने लग जाती हैं। होता भी है ऐसे, जैसे मेरी मम्मी फ्रेंड ही थी तो वो अपने बारे में सारा शेयर करती थी, जब मैं कॉलेज जाती थी तो ऐसा होता। तो होता क्या है, फिर आप भी अपनी बातें बताने लगते हैं, राइट। तो लड़कियों को मतलब सास को भी चाहिए ना कि वो फ्रेंड बन जाए, इंस्टेड कि मैं माँ बनूं। माँ आप नहीं बन पाओगे क्योंकि आपके मन में सास वाली फीलिंग रहेगी, और सास बनोगे तो वो एक्सेप्टेंस आजकल तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा रिलेशन है ना कि फ्रेंड बन के रह लो। कि लड़कों के ऊपर ये दबाव है कि तुम्हारी वाइफ को हमसे रोज बात करनी चाहिए। फैमिली आई थी, उसमें लड़की डॉक्टर है, लड़का भी एक्सट्रीमली वेल टू डू, कंप्यूटर्स में मतलब सॉफ्टवेयर में था, और बहुत ही बढ़िया। दोनों फैमिलीज गजब की बढ़िया फैमिलीज, पढ़ी लिखी सब कुछ। लड़की अपने घर में इकलौती है, लड़का अपने घर में इकलौता है। लड़की से डिमांड ये है कि तुम मेरे पापा मम्मी को, यूएस में रहते थे, कि मेरे पापा मम्मी को डेली फोन करो। मेरी मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम उनको डेली फोन करो। मान लीजिए कि मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है मैं डेली फोन कर लूंगी, इतना कौन सी बहुत बड़ी बात है, कर लूंगी। आप मेरी मम्मी को भी डेली फोन कर लिया करो, या आप मेरे पापा को डेली फोन करो। डेली ना भी करो तो 2-3 दिन में एक बार बात कर लो, या पैसे के लिए एडवाइस मेरे पापा से ले लो। मेरे पापा को पैसे के बारे में, इनकम टैक्स और पैसे की इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें बहुत अच्छी आती हैं। मैं तुम्हारे पापा से क्यों बात करूं, लेकिन तुम्हें मेरी मम्मी से बात करना है। अब यहाँ लड़ाई की शुरुआत है, जहां पे रिस्पेक्ट नहीं है। लोग रिस्पेक्ट को सोचते हैं, रिस्पेक्ट का मतलब आरती उतारना नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब इंसान को इंसान समझना है। तो हम जब विमेन राइट्स की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं विमेन राइट्स आर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स। जस्ट आप औरत को ह्यूमन बीइंग मान लो, उतने से काम हो जाएगा आपका। वेरी ट्रू, आई रियली अप्रिशिएट दिस। यही है बस, एक औरत को ना ह्यूमन मान लो। तुम उसको अपनी जैसे जागीर समझना, वो नहीं करो। वो भी एक इंसान है, उसके मन में भी फीलिंग्स हैं। वो अब कह के नहीं, कई कोर्ट डिसीजंस भी ऐसे आए हैं कि टू आस्क अ मैन टू लीव हिज फैमिली इज क्रूएलिटी, राइट। तो टू आस्क अ वुमन टू लीव हर फैमिली इज नॉट क्रूएलिटी।
हाँ नहीं, और वो वो क्या औरत हमारे है ना, सोसाइटी का नोशन ऐसा सोसाइटी बना का हुआ है। नोशन है। तो गलतियां एक्चुअली किसी की नहीं होती हैं एग्जैक्टली हम एक परिवेश में रहते आए हैं, हम एक तरीके से ढले हुए हैं। चेंज हर एक में आना चाहिए, चेंज लड़की में भी आना चाहिए, चेंज लड़के में भी आना चाहिए, चेंज माता पिता, लड़कों के माता पिता और चेंज लड़कियों के माता, पूरी सोसाइटी में ही चेंज लाना जरूरी है। जैसे पहले की दहेज की बात है, तो पहले दहेज इसलिए देते थे क्योंकि लड़कियों को प्रॉपर्टी में पैसे नहीं मिलते थे ना, लड़कों को ही मिलते थे। तो जिसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, अनमूवेबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, तो वो लड़कियों को दे दी जाती थी कि तुम्हारा हिस्सा है घर में। उसको इज्जत दी जाती थी इस बात की कि तुम्हारा हिस्सा मेरे मेरे शान शौकत, जो भी मेरे पास पैसे हैं, जो भी मेरे पास है, ये हिस्सा तुमको मैं देता हूँ। बाकी जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो लड़कों को दे दूंगा, तो एक लीनिएज बनी रहेगी, ऐसा उस टाइम सोचा जाता था। लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, लड़कियों की बहुत छोटी एज में शादी कर देते थे। लड़कियां घर में जाके घर की प्रिंसेस होती थी या रानियां होती थी, पूरा घर वो संभालती थी, और घर संभालने वाला भी कोई चाहिए ना जिससे कि कोई बाहर जा सके, राइट। तो वो एक अलग स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी था। अब लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, लड़कियों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को जॉब, मतलब लड़कियां जॉब करती हैं, लड़कियां लड़कों के जितना नहीं तो ज्यादा ही कमाती हैं, लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती ही हैं हमेशा से, बाहर की दुनिया में भी उन्होंने अपना किया। तो लड़कियां तो चेंज हो गई, लेकिन लड़के नहीं चेंज हो पाए और परिवार नहीं चेंज हो पाए। पहले होता था लड़कियों के फैमिली में खाना नहीं खाना है, पहले लड़की के घर जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे टाइप्स। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा मम्मी ने एक बार कभी कहा था मुझे बहुत पहले। तो लेकिन जब आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना सब कराया, तो मेरे भी पैसे हैं इसमें, आप मेरे पैसे का क्यों नहीं खा सकते? तो लड़कियां पराया धन है और लड़की का परिवार अलग हो गया। ये तब की भावनाएं थी जब आप लड़की को बचपन में शादी कर देते थे, उसको कुछ देते नहीं थे, उसके लिए आपने कुछ किया नहीं है, तो आपको गिल्टी फील होती थी कि क्या ही मैं लड़की के घर से खाना खाऊं। तो ऐसी परंपराएं बनी हुई थी। फिर वो लड़की वाकई उस घर की हो जाती थी, अपने ससुराल की। डिवोर्स की कोई प्रक्रिया नहीं थी कि कोई डिवोर्स ले लेगा, ऐसा कोई सोचता भी नहीं था। मतलब बहुत ही रेयर होता था कि कोई डिवोर्स ले ले रहा है। दूसरी वाइफ भले ले आते थे वो, तो पहली वाली वाइफ एडजस्ट भी कर लेती थी कई बार, राइट। तो जब जमाना चेंज हुआ है तो सबको चेंज होना चाहिए। जब यूएस से आप दोनों वापस इंडिया आए हो बैंगलोर में, उसका फैमिली अगर हैदराबाद में रहती है, 5 दिन अगर वो हैदराबाद चली गई, तो ससुराल वालों को भी इतने चिड़चिड़ करने की क्या जरूरत है? ससुराल वाले चिड़चिड़ करते हैं तो हस्बैंड भी करता है, जब हस्बैंड करता है तो वाइफ जवाब देती है, फिर वाइफ को लगता है कि उसकी मम्मी ने बताया, फिर वो उसकी मम्मी को 4 गलत बातें कह देती है, फिर हस्बैंड को लगता है मेरी मम्मी की तुमने बेइज्जती कर दी, भले ही वो खुद अपनी मम्मी से वैसे बात करता हो, मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकती। जबकि वो वाइफ सिर्फ अपने हस्बैंड को बता रही है कि मम्मी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आप अपने दिल पे ले ले रहे हो क्योंकि आपका ईगो बढ़ता जा रहा है, राइट। वो इस तरह से बातें बढ़ जाती है और फिर वो क्या हो जाता है, एक टाइम आता है, देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर आपको लगता है क्योंकि अब यही एक रिलेशनशिप है जिसमें आप अलग हो सकते। मुझे क्या लगता है ना कि होता क्या है, पहले लड़कियां एडजस्ट करने की कोशिश यही करती बात हैं है, पहले मैं एडजस्ट कर कर लेती हूँ, और उसके बाद जब ज्यादा, और होता क्या है, सामने से डिमांड बढ़ता ही जाता है, उधर कभी सोचते ही नहीं है कि बस हमें भी बस करना चाहिए, हमें भी इसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। यही प्रॉब्लम हो जाती है, बाउंड्रीज हम नहीं बना पाते, क्योंकि हम सिखा के भेजते हैं, हमने बचपन से देखा ना भाई मम्मी ने इतना किया तो हम भी उतना ही करेंगे, उतना करेंगे। और हम जब करते हैं तो हम वो भूल जाते हैं कि मम्मी भी सताई गई होंगी शायद, या उनको भी परेशानियां रही होंगी, वो भूल जाते होंगे, हम तो हैप्पी मेमोरीज से आ रहे हैं और हम चाहते हैं हम अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करें। तो और हस्बैंड भी ऐसा नहीं, हस्बैंड नहीं चाहता, लेकिन हस्बैंड को ये बताया नहीं गया कि तुम्हें अपनी वाइफ के लिए करना चाहिए, या शी इज योर लाइफ पार्टनर, शी इज अ पार्टनर इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, शी इज नॉट अ थिंग टू यूज, शी इज अ थिंग टू बी पार्टनर ऑफ। उसकी भी लाइफ है, उसकी भी इच्छाएं हैं। वो अगर सिर्फ तुमसे इतना कह रही है कि सैटरडेज को हम चलो बाहर चलेंगे, उसमें भी आप उसको स्नब कर दो कि नहीं तुम तो हर सैटरडे को बाहर जाना चाहती हो और मुझे मेरे फ्रेंड्स के संग नहीं जाने देना चाहती हो, तो वो औरत घर में है, वो औरत ने आपके बच्चे संभालती है, वो दिन भर घर में रहती है, शायद ही कोई अडल्ट कॉन्वर्सेशन करती होगी जब उसके बच्चे हैं, उस टाइम की बात नहीं कर रहे। एक लेडी आई थी मेरे पास ऐसी कि वो 2 बच्चे थे उसके, सिर्फ घर में ही कहते मैं किसी को जानती ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पार्लर तक नहीं जा पाती,
और यही एक्सकेलेट करता जाता है। कभी भी एक चीज नहीं होती जिसकी वजह से डिवोर्स होता है, वो एस्केलेट होता है, फिर तू मैं होती है, फिर आप कुछ कहते हो तो आप 4 बातें उसको सुनाते हो, जो 4 बातें आपने सुनाई वो इतनी कड़वी होती है कि फिर उसका रिटालिएशन में फिर कोई बात आती है। फिर लड़की को भी लगता है कि जब मेरी इज्जत नहीं करता तो मैं क्यों रहूं, अगर लड़की को लगने लगे। नहीं तो लड़के को लगने लगता है कि अरे जाइए, मैं दूसरी ले आऊंगा। बहुत केसेस में ऐसा भी होता होगा कि जब बच्चे बड़े हो गए तो बिल्कुल डिवोर्स होता है, फाइल हो जाती ग्रे डिवोर्स कहते हैं हम उसको। है। ओके। हाँ, कि बच्चे बड़े, बिल गेट्स को देख लीजिए आप, अभी तो AR रहमान का रिसेंट केस है, राइट। तो कई बार लोग बच्चों के लिए रुके रहते हैं, जब आपको पता चल गया कि हमारे बीच में वो पार्टनरशिप वाली बात आ नहीं रही है, लेकिन आप निभाते जाते हो। कई बार लेडीज भी निभाती जाती हैं, कई बार जेंट्स भी निभाते जाते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब कि बच्चों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिला रहे। लेकिन क्या बच्चे समझ नहीं जाते होंगे कि पेरेंट्स में बिल्कुल वैसा समझते हैं, तालमेल नहीं है? बिल्कुल समझते हैं बच्चे, तो जितने सेंसिटिव बच्चे होते हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, वो अपने 4 ईयर ओल्ड बच्चे को साथ में लेके आती थी हमेशा बात करने, क्योंकि वो छोड़े कहाँ। True. तो मैंने उसको एक बार लेके आई, तब भी मैंने उसको कहा था कि आप कहीं देख लीजिए कि कहीं आप उसको छोड़ के आ पाओ तो। नहीं ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा, शी सेड। फिर दोबारा एक बार और लेके आई, तब मैंने उसको समझाया कि आप कोई या तो क्रैश हो गया या कोई फ्रेंड हो गई या कहीं भी छोड़ के आओ बच्चे को, क्योंकि जो बातें आप मुझे बता रहे हो और जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, इट इज नॉट राइट फॉर द चाइल्ड टू हियर, बिकॉज फॉर अ चाइल्ड बोथ पेरेंट्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल, लवेबल, एसेंशियल। ये माँ बाप का राइट नहीं होता। जब चाइल्ड कस्टडी की भी बात कोर्ट में आती है नम्रता, तो कोर्ट में भी कोर्ट ऑलवेज वैल्यूज द राइट ऑफ द चाइल्ड, द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ये कि मान लीजिए डिवोर्स हुआ, वाइफ के पास बच्चा है, तो फादर ही नहीं कहेगा और मेरे पास भी तो हक है बेटे को अपने मिलने को या बच्चों को मिलने का। कोर्ट कहता है आपका हक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ बच्चे का हक जरूर है कि उसके लाइफ में फादर हो। ये बच्चे का हक है और उस बच्चे के हक के लिए हम आपको विजिटेशन देंगे। तो विजिटेशन हमेशा नॉन कस्टोडियन पेरेंट को विजिटेशन देना फैमिली कोर्ट का एक रूल्स है। हाँ, वो देते हैं विजिटेशन, अनलेस यू प्रूव कि विजिटेशन देने लायक ही नहीं है। ऐसे भी केस हाँ, एक बार ऐसा भी केस हुआ है जिसमें कि मर्डर किया था, मर्डर का इल्जाम था फादर के ऊपर, अपनी फैमिली में नहीं कहीं और। हाँ जी। जस्ट बिकॉज उसके ऊपर एक मर्डर का एक्यूजेशन है, वो एक खराब फादर हो गया, ये हम नहीं मान सकते। विजिटेशन आपको देना है। जस्ट बिकॉज उसके ऊपर एक वाइफ के ऊपर अडल्ट्री का इल्जाम है, वो एक खराब मदर नहीं हो गई। ये कोर्ट्स ने कहा हुआ है कि इवन इफ द वुमन इज अडल्ट्रेस, इवन इफ वी बिलीव दैट शी इज अडल्ट्रेस, that doesn't make her a bad parent. She can be a good mother. Same with the father. Even if the father is not able to earn well or is not able to give the maintenance to the child, that doesn't mean that he will not visit the child. Because it is not for the father that we are giving the visitation. It is for the child. The child has a right कि मेरे लाइफ में दोनों पेरेंट्स हो। इससे तो स्टेबिलिटी लाइफ में आती है ना बच्चे के। बच्चे का ध्यान रखना हमें जरूरी है। आप लोग तो लड़ भिड़ के आपस में जो भी करो, तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को लेके नहीं आया करो, बच्चों के सामने बात करो, वो बच्चे बहुत सेंसिटिव। तो ये तो हमने एक साइड की बात की। जो आपके पास मैक्सिमम 70 to 80 केसेस मतलब परसेंट केसेस आते होंगे, लेकिन 20% ऐसे भी तो आते होंगे जिसमें बेचारा आदमी पीड़ित है। हाँ, मेरे पास अभी रिसेंटली केस आया, मतलब बहुत केसेस आते हैं ऐसे, बहुत केसेस होते हैं। रिग्रेटफुली हमारे मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके यहाँ फैमिली इश्यूज चल रहे थे और मतलब ही वाज लाइक ब्रोकन टोटली, क्योंकि बहुत झूठे इल्जाम लगाए गए और वही सबक सिखाने का। मान लो कि कुछ गलतियां की भी हों किसी ने, मैं कहती हूँ सबसे गलतियां होती है। आप एक तो लेवल तक रखो ना लड़ाई झगड़ा भी, एक लेवल को पार नहीं करना चाहिए। तो ये सही है क्या कि ज्यादा राइट्स विमेन को दिया गया है? ये तो सही है, ये सही है। विमेन को इसलिए भी राइट दिए गई हैं क्योंकि पैरिटी लाने के लिए। हम बैंगलोर और दिल्ली और ऐसे शहरों के रहने वाले लोग होते हैं, हमें नहीं पता है कि हम we don't make the whole of India, right? There is a lot of India which does not live in Delhi and Bangalore.
right. Lot of India lives in villages and second tier cities and all that, where हम लोग तो अपना काम खुद करते हैं, हम इतने इंडिपेंडेंट होते हैं, शाम को पार्टीज में भी चले जाते हैं, हमारे हस्बैंड दूसरे पार्टी में, हम दूसरे पार्टी में ऐसे भी जाते हैं, and there is no problem in the couple, right? And there are so many families where women have no rights at all. They are just treated just like a cattle, actually. Oh. Yeah. And we are not able to believe it because we live in big cities and we belong to that kind of families. We have not seen, but as lawyers we see and we hear. My heart goes out to those clients. एक क्लाइंट थी, उनको उनके हस्बैंड इतना ज्यादा मारते थे, हर बात पे वो उनको मार के चुप कर देते थे, बहुत ही सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो। तो अब उसको पता नहीं है ना लेडी को कि उसको किसी से मिलने ही नहीं देते थे। क्या करोगे मिलके, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हें बात करने नहीं आता है, तुम मेरे लिए मतलब तुम भद्दा दाग टाइप का हो, उसको वैसी, वो खुद लेडी कह रही है, वैसे मैम ये बात तो सच है कि मैं जुबान की तेज हूँ। तो मैंने कहा कि अगर तुम खुद ही ऐसा कहोगी, तुमको ये बात इतने लोगों ने कह दी है कि तुमको लगता है कि तुम्हारी बात रखना जुबान की तेजी है, और तुम्हें खुद ही डिग्रेडेशन फील हो गया, Okay. और तुम खुद ही मुझे ये बता समझ रही रही है हो कि दैट इज नॉट हर राइट। राइट। अच्छा, वो उसको लग रहा है कि ये गलत है जो मैं हाँ, अपनी कि बात मैं तो रखती ये हूँ। मतलब वो मुझे खुद बता रही है कि मैम ये बात सच है कि मैं जुबान की तेज हूँ। मैंने कहा जुबान की तेज का क्या मतलब, राइट? तो हम इतनी साइकोलॉजिकल और ये इमोशनल भी है ना कि अगर एक लेडी अपनी बात रखते हैं, अच्छा वही बहू खराब हो जाती है जो अपनी खराब बात कह देती है। अच्छा, ओके, आई गॉट इट। हाँ हाँ, ओके। तो क्या ये ऐसा भी होता है कि ये जो राइट्स है, तो अब हम बड़े सिटीज की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ रह रहे हैं, तो जो बड़े सिटीज में फीमेल रह रही हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि ये सारे राइट्स का मिसयूज करती हैं? हाँ, तो देखिए जहां भी कोई भी चीज होगी, इंटरनेट देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लोग कहते हैं खराब है खराब है खराब है, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इसका यूज करके कितने पैसे बनाए, कितने रिलेशनशिप्स बनाए, मतलब अच्छी रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स के संग जुड़ गए हम। मुझे तो लगता है फेसबुक और व्हाट्सएप की वजह से हम सारे अपने, हम लोग तो 25 साल पुराने कॉलेज में पढ़ के आए, मतलब 25 साल हो गए हमें कॉलेज में पढ़े हुए, सारी फ्रेंड्स को हमने व्हाट्सएप और फेसबुक से ही ढूंढा है, और हम जुड़ते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलके। कोई जज बन गया है, कोई सीनियर एडवोकेट बने जा रहा है, मतलब इट फील्स सो, इट इज अ वार्म फीलिंग टू हैव ह्यूमन कनेक्शंस। सो पीपल से कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट की वजह से ह्यूमन कनेक्शंस लूज कर रहे हैं। डिपेंड करता है आप यूज कैसे करते हो। सेम विद लॉज, लॉज आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, वो एक सही चीज है, उसका आप गलत इस्तेमाल कर लो। न्यूक्लियर एनर्जी, आप उससे या तो बिजली बना लो या तो शहर खत्म कर दो, इंसान ही खत्म कर दो, आपको बस चले तो, राइट? आप किसी चीज को कैसे यूज करते हो, एंड जस्ट बिकॉज अ फ्यू पीपल आर मिसयूजिंग डज नॉट मीन दैट द थिंग इज नॉट राइट। बहुत सारी औरतों के संग बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और बहुत सी औरतें सहती रहती हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके क्या राइट्स हैं। उनके लिए बना है ये लॉ। अगर कोई मिसयूज कर भी रहा है तो मिसयूज को कर्टेल करिए, लॉ को कर्टेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ तो फायदे के लिए ही बना है। तो हम थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं उस 20% मेन के लिए। मैं ये नहीं बोली 20% एग्जैक्ट अमाउंट, आई एम जस्ट अपनी तरफ से बोल रही हूँ, ऐसे कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो अगर कोई मैंने एक केस ऐसा देखा है कि उस केस में वो लेडी उससे 2-3 साल पहले अलग रही, फिर उसके साथ उसके घर पे आके रही, उसके बाद उसने वीडियोस निकाली उन सारी बातों की, जब वो प्रोवोक कर रही है तब नहीं, जब सामने वाला प्रोवोक हो के जवाब दे रहा है उनका वीडियो, एंड वो एविडेंसेस केस में कोर्ट में दिए, फिर वो प्रूव हो गए कि नहीं दोनों साइड का नहीं है, तो इसको नहीं एविडेंस माना जा सकता है। बट स्टिल वो लड़का ना डिवोर्स ले पा रहा है, ना अपनी वाइफ और बच्ची के साथ रह पा रहा है, क्योंकि अब लड़की है तो वो माँ के साथ रहेगी, ये कोर्ट का नियम रहता है। पापा साल में 2 बार या 3 बार मिल सकते हैं। तो इस तरह से तो उसका रिलेशन अपनी बेटी के साथ रह नहीं पा रहा है। हाँ, फोन पे बात हो सकती है, लेकिन वो भी नेचुरली अब क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती है तो वो भी नहीं हो। इस केस में वो लड़का कर क्या सकता है? नहीं, ऐसे बहुत केसेस होते हैं और हेल्पलेस फील करते हैं लड़के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें जैसे आपने कहा 2-3 बार साल में तो बहुत कम है, क्योंकि कम से कम महीने में 2 से 4 बार तो जरूर कोर्ट मिलने देती है।
ओके, हाँ 100%। वीडियो कॉल्स का जमाना आ गया। मान लीजिए Right. फादर किसी और शहर में काम राइट, करते हैं, हाँ, मान लीजिए फादर दिल्ली में है, लड़की बैंगलोर में है, तो अब कैसे होगा भाई? साल में मतलब महीने में 4 बार तो मैं मिलने नहीं आ पाऊंगा Right. नेचुरली। तो आपको कोर्ट राइट देती है क्या? वीडियो कॉल कर सकते हो, राइट, आपको टाइम देती है कोर्ट। कोर्ट बहुत सेंसिटिव होती है और कोर्ट बहुत इंटेलिजेंट होती है। तो क्या ऐसा राइट नहीं दे सकती कि वीडियो कॉल करो तो वो जो उसकी बच्ची है वो अकेले रूम में बात करे, हाँ कोई उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए? हाँ, क्योंकि ऐसा भी मैक्सिमम के जैसे मैंने उससे फीडबैक लिया है तो वो बोलता है कि उसको कोई इन्फ्लुएंस करता रहता है, वो डरी रहती है, वो मुझे खुल के बात नहीं कर पाती देखिए है। क्या होता है, जी। ये अब इसमें इमोशनल साइकोलॉजिकल एंगल है। अब माँ के संग जो बच्चा रह रहा है जी, तो नेचुरली वो अपनी माँ को अकेले रहता देखता है, कुछ ना कुछ फादर के बारे में गलत सुनता भी होगा, कुछ ना कुछ। देखिए ऐसी बात तो हुई होगी, तभी तो आप हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हो ना। राइट, तो वाइफ अपनी साइड बताती होगी। अगर बच्चे बड़े होते हैं तो यूजुअली क्लाइंट सारी बातें डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के संग, लेकिन बड़े बच्चे तो सब क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं। फिर आपके मन में अगर वो मम्मी के संग रह रही है तो फादर के लिए थोड़ी तो बात आने लगती है कि मेरे फादर ने कुछ तो ऐसा गलत, कुछ तो ऐसा गलत या तो ये गलत किया है, जो भी उसको बता दिया जाए। तो जिसके साथ वो बच्चा रहता है वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को, ये बात कोर्ट जानती है। ये कोर्ट कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट कुछ जान नहीं रही है, आप कोर्ट को बेवकूफ बनाए जा रहे हो। बना नहीं सकते, आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप तो अपने लाइफ में एक या दो ही केस जानते हो अपना, या तो एक केस जानते हो या फ्रेंड्स के 2 केस जानते होंगे। कोर्ट एक दिन में 150 केसेस तक करती है, रोज एक ही कहानी, रोज आपकी एक ही वो बात, इसीलिए हर चीज का सबूत मांगती है। जो सबूत से प्रूव नहीं, जब आप इतनी सारी मुझे गालियां दे रहे हो, आपने मुझे गालियां देते हुए रिकॉर्ड कर लिया, राइट? आपने कुछ तो कहा होगा कि जो मैं गाली दे रही हूँ, राइट? कई बार ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, उसमें लिखा होता है he used to abuse me, he abused me on Diwali day, he abused me on Holy day, he abused my father. अरे for what reason? A person will not come back from office and start abusing, right? There has to be some reason, some context, even if the reason is absurd. You have to tell the court what was the context. जब आप नॉन कॉन्टेक्सचुअल कोई बात कहते हो, तो हम भी जब हम बना रहे होते, मेरे पास एक्चुअली 90% मेल के केसेस रहते हैं, तो जब हम अपना रिप्लाई भी बना रहे होते हैं तो हम बताते हैं कॉन्टेक्स्ट कि ये कॉन्टेक्स्ट था, ऐसा हुआ नहीं, हुआ ये था। और सच बताओ नम्रता, ये लॉ प्रैक्टिस में ही मैंने सीखा है कि हमेशा देयर इज 2 साइड्स टू अ स्टोरी। नेवर एवर बिलीव वन साइड ऑफ स्टोरी। जैसे मान हमारे भाई के संग हुआ, तो हम तो अपनी सारी बात अपने भाई की सुन रहे हैं ना, भाई क्या कह रहा है। वाइफ के संग तुमने बंद कमरे में क्या क्या किया वो तो हमने सुना ही नहीं ना। या अगर सिर्फ लड़की की बात सुन रहे हैं, वो लगातार बता रही है कुछ, तो हम लड़कों के बारे में नहीं सुन रहे हैं ना कि तुमने क्यों नहीं किया। इसलिए मीडिएशन में बिठाते हैं। ओके, मीडिएशन में बैठो, मीडिएटर जरूरत है, क्योंकि तुम लोग बंद रूम में तो लड़ ले रहे हो, तो मीडिएटर के सामने लड़ो। हाँ, और कोर्ट में इतना लड़ने का टाइम नहीं, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं कि आपकी पूरी कहानी सुनेगा, आपको वहां लिख के देना पड़ता है। एक बार जो बात लिख दी गई वो तो फिर बहुत बुरी लगती है पढ़ पढ़ के बार बार। तो मीडिएटर के सामने बैठो, तुम अपनी बात रखो। पहले के जमाने में क्या होता था, फैमिली मीडिएशन करती थी, बड़े बूढ़े लोग बैठते थे। आज भी हम म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में ये पैराग्राफ लिखते हैं कि द फैमिली हैज ट्राइड देयर बेस्ट टू मीडिएट द इशू, द एल्डर्स ऑफ द फैमिली हैव सैट टुगेदर बट द इशू कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड, द मैरिज इज ब्रोकन। ठीक है, आज भी हम लिखते हैं क्योंकि ये परंपरा है हमारे समाज की। बड़े बूढ़े बैठते थे पहले और ओपन माइंड से सुनते थे। कई बार बहुत ही बचपने वाली बातें होती हैं, ये सुबह उठ के चाय नहीं बनाता, वो सुबह उठ के कॉफी नहीं बनाती, या मैं जिम से वापस आता हूँ तो मुझसे कहती है कि पहले कपड़े अंदर रखो, शूज जो है तुम स्वेट है तुम्हारे में। मैं इसके पास आता हूँ तो कहती है पहले नहा लो। मेरे ईगो को वो रहा, तो अगला आदमी कोई बड़ा होगा या कोई इंटेलिजेंट मैच्योर इंसान होगा, समझाएगा कि भाई तुम नहा लिया करो ना अंकल। तो कुछ चीजें हाइजीन पे, लड़कों को हाइजीन की बहुत कम समझ होती है मोस्टली, राइट? उनको लगता है कि सब ठीक ही है, मेरा दोस्त तो मुझसे मिल लेता है गले और मेरी वाइफ मुझसे गले नहीं मिलना चाहती। पर नहीं मिले, लड़कियों की सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है, राइट? तो वो समझाने वाला कोई हो तो शादी ब्रेक होने से रुक सकती है। ऐसे भी रीजन पे शादी ब्रेक होता है। नहीं, बात देखिए, रीजन ये नहीं होता, छोटी बातों पे रीजन यही होता कि वो स्वेट के उससे आता है किस करने की कोशिश की, इसलिए मैं इससे, ये नहीं होता। वो बात एस्केलेट करती है, स्नोबॉल इफेक्ट होता है।
वो कुछ कहेगी, उसने बात जो कही है सच बात तो ये कि वो ठीक है, लेकिन फिर उसने एक स्कैदिंग रिमार्क उसको बोल दिया। ओके, और वो छोटी सी बात आगे बढ़ती है। कभी भी छोटी बात से बात नहीं बिगड़ती, बात तो बात बढ़ाने से बेहतर, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो अगर मैं सोचूं कि अगर पहले जब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बड़े बूढ़े ये सुन लेते थे तो समझा देते थे कि अरे ऐसा नहीं, हाँ, तो अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, अब उनको थोड़ा सा जैसे हम बोलते हैं लिहाज करके हम चुप हो जाते थे कि नहीं बाहर पेरेंट्स सुन लेंगे तो क्या बोलेंगे, अब वो भी नहीं रहा कि अब तो हम दोनों ही हैं तो चलो अब जितनी देर तो तक लड़ाई इसका चल सोल्यूशन रही है। ये नहीं है कि हम फैमिली के साथ रहने लगे, इसका नहीं सोल्यूशन वो तो तो है, सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो मैच्योरिटी गेन करना है, राइट। और सोल्यूशन एक दूसरे को इंसान समझना है। और अगर यहाँ तक हद तक बात मान लीजिए हाथ से निकलती जा रही है बात, तो वो पेरेंट्स जो जयपुर में रहते हैं, वो पेरेंट्स जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो क्या जाने आप लोग आपस में क्या कर रहे हो, राइट। जैसे वो यूएस वाला कपल एक था, उनके पेरेंट्स तो इंडिया में रहते, जब उनकी लड़ाइयां बहुत बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, लड़के के पेरेंट्स आ गए वहां कि हम लोग आके तुम्हारे संग रहेंगे और तुम्हारे झगड़ा निपटाएंगे। और अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि मदर इन लॉ फ्रेंड क्यों नहीं बन जाती, फ्रेंड इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि वो डिफेंसिव हो जाती है। जब आप उसके बेटे की शिकायत उससे करो तो वो सोचती है कि तुम उसको बोल रहे हो, आपने उसने परवरिश ठीक नहीं की इसलिए वो जिम से आता है नहाता नहीं है, ठीक है, तो वो डिफेंसिव हो जाएगी। उसको जब जब आप कुछ कहना चाहोगे, भाई फ्रेंड्स से हम बताते हैं ना, यार वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे नहीं करता, मुझे घुमाने नहीं ले जाता, या मेरे बर्थडे में उसको पता है मुझे चॉकलेट पसंद है फिर भी पाइनएप्पल केक ले आया, ये मैं फ्रेंड से शिकायत कर सकती हूँ। फ्रेंड भी कहेगी या कोई राय बताएगी कि अगली बार से उसको 10 बार बता देना बर्थडे से पहले कि चॉकलेट केक खिलाना, राइट, समथिंग लाइक दैट। बट द मदर इन लॉ may take it on herself that she has not taught, that the whatever you are telling about her son is a repercussion on her family and her family values. That's why friendship becomes problematic. Though some mother-in-laws these days, mother-in-laws, and I myself personally hope to be a mother-in-law who can be a friend. You know, friend मतलब friend में भी respect चाहिए, राइट। रिस्पेक्ट की जो एक एंगल है। और मुझे पर्सनली नम्रता, अगर आप मुझसे पूछो एज अ लॉयर एंड एज अ ओल्डर वुमन नाउ, आई कैन से दैट मनी ब्रिंग्स ऑल द रिस्पेक्ट। यस, अगर आप कमाते हो या आपके घर के में जो काम करते हो उसको कोई वैल्यू कर रहा है इन मॉनेटरी वैल्यूज, या आप खुद अपनी वैल्यू कर रहे हो, तभी आपकी इज्जत है। एक ये भी आप कह सकते हो, अगर आप अपनी इज्जत खुद करते हो तो आपकी इज्जत बनती है। अपनी इज्जत खुद करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि यू शुड नॉट बी फॉलोइंग बैक ऑन एनीबॉडी फॉर योर ओन सस्टेनेंस, इतना होना चाहिए। फ्रेंडशिप्स क्यों सबसे अच्छे रिलेशनशिप फ्रेंडशिप मानी जाती है, क्यों, इसलिए क्योंकि आप अपने घर चले जाते हो, मैं अपने घर चली जाती हूँ। सही। और इसीलिए वही फ्रेंडशिप हस्बैंड वाइफ में मुश्किल हो जाती है निभानी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है। वो जो लव रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से शुरू हुई, पहले फ्रेंडशिप हुआ, फिर लव हुआ, फिर शादी हो गई, वो बार बार रेमिनिस करते हैं कि वो फ्रेंडशिप का टाइम ज्यादा सही था यार, क्योंकि तब तो मुझे समझती थी, अब तो मुझे समझ नहीं रही हो। ये लड़की कहेगी आप मुझे नहीं समझ रहे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन। पता है क्या, कई बार जब हम फ्रेंड या लवर से हस्बैंड वाइफ बनते हैं ना, तो होता क्या है, सेइंग अनसेड सेड दोनों में वो होता है कि अब मेरा तुम पे हक है, भाई ये आ जाता है अपने आप। तो इसको ना फिर से वापस से, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, फिर से इसको वापस से ऐसा करना पड़ता है कि नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स हैं, जितना राइट मुझे है बाहर जाने का घूमने का, उतना ही राइट सामने वाले को भी है बाहर जाने घूमने का। जैसे जो एक मैं दोनों वर्ड्स में डिफरेंशिएट करती हूँ, बिलोंगिंग एंड ओनरशिप। तो बिलोंगिंग इज अ गुड फीलिंग, राइट, we wanted to belong to each other, that's why we got married, right? Your sister belongs to you, you don't own your sister, right? Why do you use the same word as for your wife, or why do you feel like that? The way your sister belongs to you but you don't own her, same way your wife belongs to you, your husband belongs to you, you don't own him. पता है यहाँ पे क्या बात आ जाती है, यहाँ पे हो जाता है ना, जैसे अब
लड़के के पेरेंट्स आए, ठीक है, अब वो तो अपनी वाइफ को अच्छे से समझ रहा है, ठीक है, और बोलेंगे देख लो पूरा सर चढ़ा के रखा है। अब उसको अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कभी कभी क्या वही मैं करना पड़ता है, दबाना पड़ता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते। ये सब चीजें ना मैरिज को खराब करती है। यही तो मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशंस, कि लड़का नहीं भी करना चाहे तो अपने पेरेंट्स के दबाव में करने लगता है या दुनिया को दिखाने के लिए। राइट, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? मतलब इसका सोल्यूशन तो नहीं, बहुत इसका ही सोल्यूशन यही है कि जैसे लड़कियां इमेंसिपेट की हैं, लड़कियां बढ़ गई हैं, लड़कियों को इतनी समझ और इज्जत और पैसा और जॉब ये सब आ गया है, करना भी और समझना भी। राइट, वैसे ही लड़कों को भी समझना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैंने कहीं देखा, इंस्टाग्राम में या कहीं तो मैंने देखा कि एक लड़के के बारे में था कि वो लड़का अपने सारे काम खुद कर लेता है। वो क्या क्या खुद कर लेता है, अपने कपड़े खुद वॉश कर लेता है, अपने काम, अपने लिए खाना खुद बना लेता है, अपने लिए अपना घर खुद साफ रखता है, अपने प्लांट्स को खुद पानी देता है, और उसके ऊपर पूरा वीडियो बना है 5 मिनट का। मैं कह रही हूँ, खुद का काम कर लिया, मतलब इट इज नॉट अ वुमेन्स जॉब ओनली, दिस इज समथिंग लाइक दैट वाज द कैप्शन। वुमेन्स जॉब मतलब तुम्हारा काम तो तुम्हारा ही काम है ना। Exactly. तो तुम्हारी जगह मैं ही नहा लूं, क्या तुम्हारी जगह मैं एक्सरसाइज कर लूं? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब तुम्हारी जगह मैं नहीं नहा सकती, तुम्हारी जगह मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तुम्हारी जगह मैं खा नहीं सकती, तो तुम्हारी जगह मैं तुम्हारा खाना क्यों बना रही हूँ? और सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो वो बैचलर है। अगर वाइफ के होने के बावजूद वो ये सब काम कर रहे हैं, तब तो मैं थोड़ा सा क्रेडिट फिर भी दे दूंगी। वो भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही तो रहना चाहिए ना, घर तो आपका भी है। ये बर्तन धोने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हेल्प मेरी क्यों करोगे? तुम्हारे बर्तन नहीं है। सही बात। चाय तो तुमने भी पी, खाना तो तुमने भी खाया। राइट। तो ये सोसाइटी का ये नॉर्म जब तक चेंज नहीं होता कि काम दोनों का है, तो लड़कियों को भी काम करना चाहिए। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा कि लड़कियों को दहेज नहीं चाहिए माता पिता से, लेकिन एलिमनी चाहिए पूरी। जॉब नहीं करना चाहती, लेकिन एलिमनी, दहेज की प्रथा खत्म करो तो एलिमनी की भी प्रथा खत्म करो। मैंने कहा इसमें दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जब आप घर एक औरत को ले आते हो और आप उससे कहते हो कि तुम्हारी जॉब करने से पूरी फैमिली हमारी हिल जाएगी, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को भी तो कोई चाहिए, घर को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए, बच्चे पैदा करो या करते हैं, फिर जॉब ये कह के छुड़वा देते हो कि कैसे दोनों चीजें मैनेज करोगी, बच्चे मैनेज कर लो, घर भी तो है, मैं कमा तो रहा हूँ, तुम्हें क्या करने की जरूरत है। तो वाइफ भी सोचती है कि हाँ अच्छा कमा रहा है और मेरी घर में बहुत जरूरत है, बच्चों को चपाती में कैरेट डाल के कौन खिलाएगा? मैं ही खिला सकती हूँ, मेड तो नहीं खिला सकती, ठीक है। दाल में लौकी डाल के बच्चे को कौन खिलाएगा? माँ ही कर सकती है बच्चों की देखभाल, बच्चों को पिकअप करना, ड्रॉप करना, ये सब। तो जॉब छोड़ दी उसने। उसके बाद आप कह रहे हो कि वो तो वेल क्वालिफाइड है, आपकी लड़ाई हुई 10 साल बाद, मान लीजिए वेल क्वालिफाइड है, कोर्ट में लेके आते हैं, वेल क्वालिफाइड है लेकिन जॉब नहीं कर रही। जो आपने उसका 10 साल का जॉब छुड़वाया, जो उसने फैमिली को दिया, आपकी केयर की, आपकी फैमिली की केयर की, आपके बच्चे पाले, आपके बच्चे कह लो, अपने बच्चे कह लो, लेकिन बच्चों को पूरा टाइम दिया ना। वो बच्चे भी तो, मैं ये कहती हूँ नम्रता, कि बच्चे कोई सामान है क्या कि आपने पैदा किया और छोड़ दिया, हम अपने जॉब में चले गए, आप अपने जॉब में चले गए? बच्चे इंसान है, उनको परवरिश की जरूरत है, उनको माता पिता में से तो उनको दोनों की जरूरत है। अगर माँ अपना पूरा टाइम उनको देती है तो प्लीज उसको रिस्पेक्ट करो। और फिर 10 साल बाद आप कहते हो तुमने तो कुछ कमाया ही नहीं है, तुमने तो कुछ ऐड ही नहीं किया, तुमने तो फैमिली किटी में कुछ भी नहीं लाई हो, सब तो मैंने कमाया है, घर का किराया तो मैं देता हूँ, तुम घर से बाहर निकल जाओ। मेरे पास ऐसी एक लड़की आई जिसने उसने कहा मेरा हस्बैंड जब तक होता मुझे घर से निकाल देने के लिए कहते, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में साफ है कि रेसिडेंशियल राइट्स आपको मिलते हैं। आपके हस्बैंड को निकलने को कह देगी पुलिस, लेकिन वाइफ को निकलने को नहीं कहते। ओके, कहाँ जाएगी? अगर वो घर हस्बैंड के नाम पे भी है, किसी के भी नाम पे, किराए का घर हो, अच्छा ओके, किराए का भी घर हो, तो वो वाइफ वहां रहेगी, हस्बैंड उस घर का किराया देगा। अगर वो अपने इन-लॉज के साथ रहती है तो इन-लॉज के साथ रहती है तो इन-लॉज के साथ रहती रहेगी। मान लो आपको नहीं रहना, आपको नहीं चाहिए कि वो यहाँ रहे, ठीक है, आप उसको दूसरा घर दो, ऑल्टरनेट अकोमोडेशन। अच्छा, वो लड़की का आपको घर देने का हक है। ओके, लड़की को घर होने का अधिकार है, कहाँ रहूंगी ये चूज करने का अधिकार नहीं है।
ओके। वो आप इंसिस्ट थोड़ी कर सकते हो, नहीं नहीं मैं तो इनके ही सीने पे मूंग दलूंगी। हाँ। तो आपको घर का अधिकार है। ओके। आपने आपकी वाइफ हूँ, मुझे घर आपको देना है। अच्छा। अब आप वो कैसे देते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। ओके। कोर्ट कहती है, जो कि आप खुद लॉजिकल पाओगे, राइट? आपने मुझसे शादी की है, राइट। आपने एक औरत को शादी करके आप ले आए हो, अपना फैमिली पापा का घर छोड़ के आपके घर आई, आपके बच्चे पैदा किए हैं उसने, और आप कह रहे हो ये ऐसे ही कोई औरत है जिसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, सड़क पे चली जाए वो? नहीं, बहुत लोग ये जानते थे नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि लोगों को नहीं पता होता है। उसने फोन किया कि मैं क्या करूं, मैंने कहा कि केस डालो। या तो केस, मैं तो कई बार केस के लिए भी ये कहती हूँ कि तुम उसको बता दो कि मेरे पास ये राइट है, मैं इसी घर में रहूंगी, और अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर मुझे लॉयर के पास, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। राइट आपके पास है, आप पुलिस में जा सकते हो। पुलिस वाले DIR लिखते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट। उसमें वे पूरे कॉलम्स फिलअप होते हैं, कब शादी हुई, कैसे मारपीट होती है, क्या होता है, आज डोमेस्टिक इंसिडेंट्स क्या हुआ। अगर वो इतना ज्यादा है कि हस्बैंड आपको मान लीजिए मारे, कोरोना टाइम्स में तो बहुत हुआ, तो मार रहे हैं और आप उस घर में नहीं रह पा रहे हो, मतलब परेशान कर रहे हैं, घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। एक लेडी थी, वो IAS ऑफिसर की वाइफ थी, उसको वहां रह रह के बाहर निकाल देता था। सीढ़ियों पे रात भर वो बिताती थी कि मैं कहां से ले जाऊं। तो फिर मैंने उसको बताया कि बता दो कि तुम IAS ऑफिसर हो, अगर मैंने शिकायत कर दी आपकी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप दूसरी शादी कर लो, आप अपनी वाइफ के संग डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह करो, आपकी नौकरी पे दाग लग जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी नौकरी जा सकती है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये सब नहीं पता है, छोटी छोटी बात नहीं पता है जी। मैं खुद सच बताऊं तो मुझे भी पहले ये लगता था कि ये तो पता ही होगा, पता नहीं है लोगों को नम्रता, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स हैं। और दुख होता है मुझे कि तुम इतने दिनों तक इसलिए सहते रहे क्योंकि तुमको ये नहीं पता था कि तुम्हें उस घर में रहने का अधिकार है। तुम बच्चों की भी आप टेम्परेरी कस्टडी की डिमांड कर सकते हो कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, अगर वुमेन कमा नहीं रही है तब भी। हाँ। अच्छा, ओके। देखिए, ट्रैफिक रूल्स में भी एक रूल है, अभी रिसेंटली मैं अपने बेटे को समझा रही थी ये बात। ट्रैफिक रूल्स में रूल है कि अगर 2 गाड़ियां लड़ी जी, दूसरे की गाड़ी का नुकसान होता है, यहाँ तो बैंगलोर में तो कुछ ज्यादा ही होता है कि एक इंसान जो लोकल है या कुछ भी है वो बहुत सारे लोगों को बुला लेता है, फिर बहुत लड़ाई झगड़ा क्रिएट होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से कुछ ज्यादा ही एक्सकेलेट हो जाता है, राइट? तो उसमें क्या है, आपको ये मोटर व्हीकल्स एक्ट में लिखा है, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट्स है जहां के आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान को खतरा होगा, मॉब आ गया, गांव में आपने कुछ एक्सीडेंट कर दिया, कुछ भी हो गया, मॉब आ जाता है, मान लो खेत में गाड़ी घुस गई, मॉब आ जाता है, आप वहां से गाड़ी लेके जा सकते हो। हिट एंड रन केसेस कहते हैं ना, तो आप डर जाते हो कि हिट एंड रन केस में फंस जाऊंगा मैं, तो आप जाते नहीं हो। नहीं, जहां आपकी जान की बात आ जाती है वहां यू कैन गो अवे, प्लीज टेक योर कार, गो अवे, बट विद इन 24 आवर्स यू हैव टू रिपोर्ट इट इन द पुलिस स्टेशन। सेम विद डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आपका हस्बैंड आपको मार रहा है या घर में कोई भी वायलेंस हो रही है, वाइफ आपको मार रही है, मैं कहती हूँ आप घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाओ, ये आपको राइट है। और फिर भी आप मेंटेनेंस मांग सकते हो, वाइफ के लिए ये राइट है कि वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से मांग सकती है, और वो कह सकती है कि मैं इस घर में शिफ्ट हो गई हूँ, इस घर का किराया 20,000 रुपीज है, आप दोगे। हस्बैंड कहेगा मैंने तो निकाला नहीं, तुम चली गई, लेकिन आपने तो मेरा जीवन दूभर कर दिया ना, यू मेड माई लाइफ इन दैट हाउस, इट वॉज अ थ्रेट टू माई लाइफ, आई कुडंट लिव, the environment of the house was not conducive for me to live in that house anymore, so I had to leave, and since I had to leave, my rent of the house you have to pay. Okay. Yes, the court will allow it in domestic violence. और अगर उनका अपना घर है तो वो मतलब वाइफ को राइट है कि उस घर में रह सकती है। हाँ, वाइफ को तो राइट उस घर में रहने का हमेशा है। Okay. उसी घर में रहे, अब मारपीट हो रही है तो नहीं रहना चाहते ना, तो फिर वो अलग हो सकती है। लेकिन अगर कोई और बात है कि मैं किराया देता हूँ, निकल जाओ तुम, निकल जाओ, ऐसी बातें हो रही है, तो आप कह सकते हो कि मैं वाइफ हूँ। ओके, शादी करके लाए हो ना आप। तो इसीलिए आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप पर भी लॉज बनाने की बात होती जा रही है। और उत्तराखंड में तो बना भी दिया था उन्होंने, बना दिया है। तो
लिव इन को लीगल करना कहाँ तक सही है सोसाइटी के लिए? लीगल नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि देखिए बीएनएसएस में अब नए लॉज भी ऐसे आ गए हैं और हमेशा से ये चलता आया है, सुप्रीम कोर्ट के भी काफी सारे डिसीजंस हैं कि आपने मैरिज का प्रॉमिस किया। मैंने ही 3-4 केसेस ऐसे डील किए हुए। ओके, मैरिज का प्रॉमिस किया, मेरे संग रिलेशनशिप बनाए कि हम शादी करेंगे ना, हम तो Right. शादी करेंगे ना, उसके बाद आपने शादी नहीं की, धोखा दे दिया, तो ये गलत है। राइट, अगर आप ऐसा सोचो तो ये गलत है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें रेप का केस पड़ सकता है, ओके, तो रेप का केस लड़कियां डाल देती है। लेकिन अब क्या है, लड़कियों को ये हक दे दिया कोर्ट ने कि आप रेप का केस इसमें बनता है, क्योंकि ये तो आपको धोखा देके आपके संग रिलेशनशिप आपने स्टैब्लिश किया। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, खुद रह रही हैं लिव इन रिलेशनशिप में, और जब लिव इन रिलेशनशिप सावर हो जाता है या वो लड़के किसी कोई बात ऐसी हो जाती है कि लड़का कहता है शादी नहीं करेंगे, भाई तुम्हारे संग रह के देख लिया, मुझे नहीं रहना, मैं शादी नहीं करूंगा, तो लड़कियां, अच्छा लड़कियों के सोसाइटी नॉर्म्स है ना, मॉरल देखिए यहाँ पे मोरालिटी आती है। लड़कियों को लगता है कि इस लड़के को मैंने इतना दिया, इतना किया, मैंने अपनी बॉडी तक दे दी है और मैंने इतने दिनों तक इसके साथ रही हूँ, अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, शादी तो मुझे इसी से करना है। लड़कों का ये है कि इससे भी कर लिया, वहां भी कर लिया, वहां भी कर लिया। ये लड़कियों की मोरालिटी है या ये लड़कों का एटीट्यूड है, या सोसाइटी में इसको बहुत ज्यादा बुरी निगाहों से नहीं देखते जितना कि एक लड़की के कैरेक्टर को देखते हैं, है ना। लड़की के तो शरीर में समाज की इज्जत रखी होती है, वो मैं कहती हूँ ऐसे। सही बात है। तो लड़की घबरा जाती है, तो फिर नेचुरली उसको गुस्सा भी आता है, फिर वो रेप का केस डाल देते हैं। इधर से आपने रेप का केस डाला, उधर अगर लड़के ने उसको ठीक से डिफेंड कर लिया तब तो ठीक है, अगर उसको ठीक ठाक लॉयर मिल गए, नहीं तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो क्या ये ग्रेविटी में कई बार क्या है, लॉपसाइडेड हो जाता है। आपके संग उतना नुकसान नहीं हुआ था जिससे ज्यादा नुकसान आपने इस लड़के का कर दिया। तो अब आप एज अ गार्जियन ऑफ द सोसाइटी क्या कहोगे, भाई ऐसे लिव इन रिलेशनशिप बनाओ ही मत, और बनाओ भी तो आप हमें बता दो कि आप लिव इन रिलेशनशिप बना रहे हो, कंसेंशुअल है ये, कल को रेप का केस नहीं पड़ने वाला है लड़के के लिए। ओके, समझ रहे हो? राइट। तो ये एज अ गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, पेरेंट्स पेट्री कहते हैं कोर्ट को, ओके, या लेजिस्लेचर को, जो हमने बनाया हुआ है ना। लेजिस्लेचर कोई हमारे लिए कानून बनाता है, उनको हक किसने दिया कानून बनाने का? आप कानून बनाओगे, हम उसको फॉलो करेंगे, ये किसने कहा? हमने कहा है ना। हमने एक सोसाइटी बनाई है, हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ एक रूल्स लगते हैं। वो रूल्स बनाने की जिसको राइट दिया है, उसकी ड्यूटी भी है कि वो जो डाउन ट्रोडन हैं, जो सताए गए हैं, जो थोड़ा सा नीचे पड़ रहे हैं, उन सोसाइटी को ऊपर उठाना। राइट। रिजर्वेशन इसीलिए आया है जी, इसीलिए विमेन के लिए रिजर्वेशन हम मांगते हैं, क्योंकि डाउन ट्रोडन पार्ट ऑफ सोसाइटी है। अभी कुछ ही साल तो हुए हैं, अभी 100 साल भी नहीं हुए हमें इंडिपेंडेंट हुए, हम अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर हम इसको बोले तो बहुत लोग तो फेमिनिज्म को एक अलग ही रूप देते हैं। देखिए, फेमिनिज्म इज अगेंस्ट पैट्रियार्की, इट इज नॉट अगेंस्ट मेन। राइट। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि औरत को इंसान समझो, ये फेमिनिज्म है। अब इसको कई लोग आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट कहना चाहते हैं। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट का क्या मतलब, और आई एम अ फेमिनिस्ट का क्या मतलब? राइट। अपने राइट, जस्ट इमेजिन कि औरतें किस लेवल पे हैं सोसाइटी में, कि आप अपना राइट मांगो तो आपको जुबान की तेज बता दिया जाता है। राइट। आप एज अ इंसान अपनी राइट नहीं मांग सकते। आप अपनी सारा ससुराल में काम कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, जॉब भी छोड़ दी, बच्चे भी देखे, इन लॉज को हॉस्पिटल भी ले जाते हो, अपने घर सालों साल नहीं जाते मायके, राइट? और फिर आपसे कहा था तुम पैसे कितने लाई, तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाई। मैं लाइफ में इतना ग्रो कर गया, ऐसे भी सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं। मैं लाइफ में ग्रो कर गया हूँ, आज मैं कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे हूँ। तुम हो क्या? पढ़ा होगा तुमने भी एमबीए, पढ़ा होगा तुमने भी इंजीनियरिंग, लेकिन तुम अपने आप को देखो और मुझे देखो। तो कई बार इतना कहते हैं, प्लांट्स के बारे में मैंने एक बार पढ़ रही थी, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, पढ़ रही थी कि 2 प्लांट्स रखिए आप अलग अलग बालकनीज में, एक प्लांट को रोज गाली दो और एक प्लांट को रोज तारीफ करो। जिसको आप रोज तारीफ करोगे वो बढ़ेगा, और जिस प्लांट को आप रोज गालियां दोगे वो एक्चुअली मर जाएगा। सेम इंसान के संग होता है। आप उसको लगातार बताओ कि तुम्हारे इंजीनियरिंग पढ़ना बेकार ही रहा, तुम्हारा एमबीए करना बेकार ही रहा, जब तुम कुछ कमा ही नहीं पाए, तुम क्या ही बन पाए लाइफ में, तुमने तो सारी लाइफ अपनी बर्बाद कर ली है।
और मैं अब तुम्हारे संग नहीं रह सकता। मैं इनफैक्ट उसके संग रहना चाहता हूँ जिसने कि एमबीए किया था और आज वो मेरे लेवल पे मेरी कलीग है, राइट। जितना मैं कमाता हूँ उतने कमाती है, उसको वर्ल्ड का व्यू है, वो सब जगह जा चुकी है, वर्ल्ड टूर कर चुकी है, वो समझती है मिशेलिन स्टार क्या होता है। एक मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा मिशेलिन स्टार तुम्हें नहीं पता क्या होता है। मुझे नहीं पता था मैम। उसने बोला मुझे नहीं पता था, तुम्हें शेर व शायरी नहीं आती, तुम मेरे लेवल की नहीं हो। और जब शादी आपने की थी तब सही बात, तब वो आपके लेवल की थी। अगर नहीं थी तो शादी क्यों की? वो नहीं बढ़ पाई क्योंकि आपने तो उसको घर में रख दिया। तो ये जब डिस्पैरिटी आती है ना तो मेरा दिल भरा। और मैं पर्सनली बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ। बच्चों को आप देते रहो, वाइफ को देंगे कि नहीं देंगे वो देखते हैं क्या सिचुएशन है, वो हम आपस में म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को जरूर देना है। चाहे वाइफ कमाती है, कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली एक केस आया, कोर्ट ने भी कहा वाइफ अगर कमाती है इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड नहीं देगा। कितनी बार वाइफ्स आती हैं पूछती हैं मैम अगर हम डिवोर्स लेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? मैंने कहा डिवोर्स आपसे ले रहा है, बच्चों से नहीं ले सकते। तो ये बात मुझे बहुत बार रिपीट करनी पड़ती है नम्रता कि डिवोर्स इज हैपनिंग बिटवीन ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट विद द चिल्ड्रन। यू कैन नॉट डिवोर्स योर चिल्ड्रन, राइट। इनफैक्ट इलेजिटिमेट बच्चे भी आपके होते हैं। अच्छा, हाँ, अगर बच्चा इलेजिटिमेट है, आपने कहीं और से बच्चा पैदा कर लिया तो अब बच्चे को तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, भले आप माँ को दो ना दो, लेकिन बच्चे बच्चे का तो बच्चे को, बल्कि माँ को जो है लॉ में भी प्रोविजन नहीं है। किसी किसी कोर्ट ने दिया हुआ है। फैमिली कोर्ट्स के पास बहुत वाइड पावर होते हैं। अगर आप अपनी बात ठीक से समझा ले गए तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की को भी देते हैं मेंटेनेंस, वो सेकंड वाइफ को भी मेंटेनेंस दे देंगे, किसी और के संग आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके बच्चा पैदा किया उसको भी मेंटेनेंस दे देंगे। फैमिली कोर्ट कुछ भी कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप अपने केस कितनी सच्चाई से और कितने अच्छे से कोर्ट को समझा सकते हो। क्वेश्चन पूछूंगी, मॉलेस्टेशन मतलब किस चीज को मॉलेस्टेशन बोला जा सकता है? जैसे मैं आपको एक इंसिडेंस दे रही हूँ। एक लड़की रास्ते पे चल रही है, ठीक, बहुत बार ये होता है कि कोई उसको टच करके निकल गया। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, दिस फीलिंग इज नॉट गुड। इसको क्या कह सकते हैं? अगर एक लड़की उसको पकड़ के पीटे तो ये कर सकती है वो? देखिए, अब ये क्या है, मैंने ऐसे सुने हुए हैं, लड़कों का ये कहना है कि लड़कियों को तो बस लड़कों को पीटने का बहाना चाहिए। तो क्या है, लोग, हर इंसान हद पार किए दे रहा है। अच्छा, एक केस आया था जिसमें कि वो बाइक एक दूसरे से लड़ गई थी, लड़के की बाइक लड़की की बाइक से, लड़की ने खूब पिटा के पीट दिया लड़की को। अच्छा, दिल्ली का ही केस है। और सेक्सुअल हरासमेंट, इसको सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। मैं वहां से शुरू करती हूँ। आपने मॉलेस्टेशन पूछा तो वो मॉलेस्टेशन में आता है, मॉलेस्टेशन कह दो, सेक्सुअल हरासमेंट कह दो, बहुत सारे आईपीसी में सेक्शंस, जिसको पहले आईपीसी कहते थे अब नाम चेंज हो गया, तो वो सब सेक्शंस हैं। कैट कॉलिंग का सेक्शन है, ईव टीजिंग का सेक्शन है, सब ये सब आपके हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रूव करने में। लॉ समझने लगे हैं, पॉक्सो का लॉ बना है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये पूरा लॉ है, बहुत ही सख्त लॉ है। और अभी रिसेंटली एक मदर के खिलाफ केस गया था कोर्ट में कि मदर ने क्यों नहीं रिपोर्ट किया जब उनको पता चला कि उनकी लड़की का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। लड़की ने अपनी माँ को बताया और माँ ने रिपोर्ट नहीं किया। 18 महीने बीत गए, 6 महीने की टाइमलाइन है। Within 6 months, if you come to know that a child has been sexually harassed, even you as a teacher, अगर आप एक टीचर हो, आप ट्यूशन टीचर हो, any adult, if the child has confided in you, you have a legal duty, moral duty तो आप रख दो साइड में, you have a legal duty to report incidents of child sexual harassment within 6 months of it coming to your knowledge. तो माँ को बताया बच्चे ने, हाँ, सबको, एनी अडल्ट इन विच द चाइल्ड कन्फाइड्स। ये बच्चों को हमारी लॉ एज अ पेरेंट सुरक्षा दे रही है। क्योंकि अल्टीमेट पेरेंट हमारी लीगल सिस्टम ही है। ये बच्चे को हक दिया गया है कि आप किसी भी एडल्ट को बताओ, और एडल्ट को ड्यूटी दी गई है कि आपको रिपोर्ट करना ही होगा। तो अभी मदर के खिलाफ केस चला गया क्योंकि उसमें जेल वगैरह है। हाँ, तो मदर ने 18 महीने के बाद रिपोर्ट किया। अच्छा, हाँ, तो उसके खिलाफ पुलिस ने चार्ज बनाए
बनता है, Right. तो उसके खिलाफ चार्ज बने। तो कोर्ट ने क्वॉश किया। कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, मदर शॉक में थी, वो लड़की प्रेग्नेंट थी 6 महीने, उनकी Oh. बेटी। तब उनको पता चला जाके, अनमैरिड लड़की, छोटी बच्ची प्रेग्नेंट थी। Oh. तो बहुत समाज में बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं, उसमें आपको हर तरीके के राइट्स दिए गए हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ आपके पास चाकू है हाँ. लेकिन उसमें धार नहीं है। आपके पास नॉलेज, लॉ है, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं Knowledge है। ही नहीं है. Right. एंड नॉलेज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। कानून मान के चलता है कि हमने कानून बना दिए हैं, नोटिफिकेशन होता है, गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। Right. नोटिफाई का मतलब आपको सबको पता होना चाहिए। हमने तो पब्लिक एट लार्ज को बताया हुआ है कि ये कानून है। अब आपको नहीं पता, ये आपकी प्रॉब्लम है कि जी मुझे तो पता नहीं था कि एक मर्डर करने पे मुझे फांसी हो जाएगी। कानून तो कानून है, सजा है तो सजा है। सेम विद पॉक्सो, Okay. सेम विद पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का कंपलसरी है। अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज एंड मोर हैं आपके कंपनी में, हर कंपनी के लिए ये जरूरत है कि उनके पास एक कमिटी हो जो सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस से डील करे, चाहे वो सारे मेन ही क्यों ना हो कंपनी में। अच्छा. हाँ। तो मेन के भी खिलाफ होता है ये? मतलब मेन भी रिपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, मेन के लिए नहीं है, ये है विमेन के लिए। Okay. लेकिन ऑल विमेन आर कवर्ड इन इट। सो अगर मान लीजिए आपकी मेन की कंपनी है और एक वुमन, मान लीजिए कि आपकी कंपनी की कोई क्लाइंट आई, मान के चलते हैं मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, आपके पास क्लाइंट आएंगी विमेन, है ना, चॉकलेट फैक्ट्री है उनकी, टी शर्ट की फैक्ट्री है, कुछ भी है, लेडी क्लाइंट्स आ सकती है ना। Right. उसके संग किसी आपके ऑफिस के कलीग ने, किसी ने किया, Okay. तो आपकी कंपनी में सिंस 10 एम्प्लॉयज एंड मोर है, आपके पास सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी कहाँ है? उसको इंटरनल कमेटी कहते हैं, आईसी। Okay. वो कहाँ है? नहीं है तो 50,000 का फाइन है। अच्छा. और अगर एक बार रिपोर्ट के बाद ने पाया गया कि नहीं थी तो 50,000 का फाइन लगेगा और बनाओ अपना वो। और अगर आपने फिर भी नहीं बनाया, फिर एक और कंप्लेंट किसी लेडी ने की और हमने पाया कि आपके पास आईसी नहीं थी, तो आपकी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, यू कैन नॉट वर्क। ओह. इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है। और अब पता ही नहीं है धीरे-धीरे बस. लोगों को पता चल रहा है। Right. अवेयरनेस। हाँ. तो लीगल अवेयरनेस इज लाइक शार्पनिंग द नाइफ or Right. telling you that you have equipment, you have a gun or knife or shield for that matter. You have a shield, you do not know. Right. Ignorance. Ladies की rights को जेंट्स को जानना ज्यादा जरूरी है। हाँ. अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इसके पास ये राइट है, तो आपको अपनी ड्यूटी नहीं पता होगी ना। Right. भाई आपको अपने राइट जानने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आपकी सास आपकी ज्वेलरी आपके पास ही छोड़ देती ना, तो हमें आपको बताना नहीं पड़ता कि आपका राइट है आपकी ज्वेलरी आपके पास रहे। आपका राइट है कि आप सुबह सुबह ब्रश करें, कोई बताता है? ये तो नेचुरल होना चाहिए ना, ये तो नेचुरल है। तो राइट्स आर एक्चुअल नेचुरल थिंग्स। वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज अननेचुरल इज दैट अदर पीपल डू नॉट नो दैट द पर्सन इज हैविंग दिस राइट। ये इंसान है, ये नहीं जानते लोग। Thank you for coming and मुझे it भी was अच्छा लगा। pleasure having you here. सेम यार, सेम यार। थैंक यू Thank you. नम्रता।